चलिए बेटा, हमने पिछले क्लास में एनएलएम की बात की थी एंड वी डिस्कस्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक द फोर्स एंड द इनर्शिया एंड देन वी डिस्कस्ड ऑफ कोर्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ की बात अगर थोड़ा सा रिपीट कर ले हम तो हमें समझ ये आ गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, दे आर ऑल वैलिड इन द गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसकी प्रॉपर्टीज, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह है वो मैंने थोड़ा सा कहा, इंशाल्लाह वो डिस्कस आगे करेंगे. ठीक, उसके साथ साथ बेटा मैंने ये कहा कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इट डिफाइंस फोर्स. फोर्स छ सो एंटाइटी जो आपके इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज करने की क्षमता रखता है. वही हमने बोला था ना. फिर हम बहुत सारी चीजें देखते हो, आपने एग्जांपल्स देख ली वगैरह. ठीक, now we move forward towards one more parameter first and then we will discuss the second law. Chati, one more parameter that we are going to, that is a prerequisite for discussing the second law of motion beta. It is called as momentum. क्या सुना? Momentum. Can you tell me what is momentum? Mass into velocity. But this is a mathematical definition, is it? Rate of change. Rate of change of? Sorry. Vanu? Shabash. Can you tell me what is momentum? Sanya, shabash. Punce saas lit asi में से उन्हें प्रश्न के 500 ते अगले लट से वनुत मुझे नहीं पता. सर मैंने बोला मुझे मैथमेटिक्स. बता जोहा. जब किसी बॉडी जिसमें मास हो उसमें वेलोसिटी चेंज हो, उसकी वेलोसिटी. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. रेट चलता है पेवर आज. बेटा सुनो, व्हेन यू टॉक अबाउट मोमेंटम, सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल आपकी कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है. नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू स्टॉप द बॉडी. यू वांट टू, अब इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए ऑब्वियस सी बात है यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, क्योंकि फोर्स के पास ही वो क्षमता है. इट ब्रिंग्स अ बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, है कि नहीं. अब अगर हमने फोर्स अप्लाई करना है ये तो रुक जाएगी, दैट इज ट्रू. मगर बुझुस कंडीशन लगाना फोर्स लगाना पर बुझुस दबाए जिगर अच्छी बॉडी रुकावट एक्सी सेकंड्स में. कितने टाइम में? 1 सेकंड में आपको ये बॉडी जो है, 1 सेकंड रुको, मैं बोल रहा हूं आपकी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट अ बॉडी ऑफ मास m. It is of course going with some velocity v. ठीक. Now what I want to do is I want to stop this body, but I want to stop this body in only 1 second. कितने टाइम में? 1 second. So therefore बेटा we need some force. The force that will stop the body per unit of time. समझो तरह. The force that we require in a second in order to stop this body बेटा, that force will give you the measure of the momentum. But ये momentum छू क्या? It is actually defined as the quantity of motion in a body. The quantity of मोशन इन अ बॉडी. देखो quantity of motion in a body बेटा, it is called as momentum. And you can define momentum. हाँ, quantity of motion. It means whenever a body is in motion, एक दो bodies motion में, लेकिन एक में कुछ होगा ना, मतलब how do you distinguish their motion? You distinguish that by applying some force, and that force has a tendency to stop them. We can apply same magnitude of force. वो दोनों बॉडीज को रुकाएगा, आराम से रुकाएगा. समझ रहा है कि नहीं? लेकिन एक को पहले रुकाएगा, एक को दूसरे बाद में रुकाएगा. लेकिन बुझुस दबान गुबुर या मैशीन रुकावनी 1 सेकंड में. कितने टाइम में? 1 सेकंड में रुकाने के लिए बेटा you have to apply different forces to both the bodies, and that value of force gives you the quantity of motion in that body, and that quantity beta it is called as momentum. Yes, Swanan? Now for example we have got a body of mass m, it is going with velocity v. Then we define momentum as a with a symbol p, and it is given by shabash mass into velocity. You know that beta velocity is a vector, is it? Momentum ते क्या है? It is a vector quantity. ठीक? And therefore beta momentum has the same directions as that of the velocity. तो वो यार
अब इसकी यूनिट्स की बात करें, शाबाश, मास के यूनिट्स क्या होते हैं? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इफेक्टिवली बेटा मोमेंटम की यूनिट्स जो है इट इज केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर छा? ओ समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड क्या है था? अब अगर एक बॉडी, इफ अ बॉडी इज गोइंग हैज 1 kg मास, हाँ, and it has a velocity of 1 meter per second, therefore beta its momentum will be 1 kg meter per second. अच्छा ठीक? And you should remember when 1 kg per meter per second जो है ये गई standard definition यूनिट। अच्छा ठीक? The standard unit is of course kg meter per second, इसका कोई नाम नहीं है, but you have to remember this. चल ठीक? ये ठीक चल कि ना? ओके, नाउ बेटा इसके साथ साथ अब एक और चीज दिमाग में रखो, दैट मोमेंटम का छू बराबर, शाबाश, मोमेंटम किसके बराबर है? हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मैग्नीट्यूड के, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी, मगर मुझे बताओ मैग्नीट्यूड के एतबार से mv है ना? अच्छा है कितना? प्लस गो पुट मोमेंट आपका फॉर अ गिवन बॉडी ऑफ मास, ऑब्वियसली बॉडी का मास कांस्टेंट होगा, ठीक है? देयर कैन बी बॉडी व्हिच हैज अ कांस्टेंट मास, therefore can you treat this as y is equal to mx? क्या ट्रीट करें? where m is the slope, अच्छा ठीक? and therefore बेटा if you plot a graph between momentum and velocity of the body, it means शाबाश, हाँ, it is a straight line with slope equal to mass. Yeah, clear cha? Yes, sir. But sometimes what we can have a body, अच्छा ठीक, जिसका mass change हो रहा है मगर उसकी velocity क्या है? Constant हो सकती है for example in case of rocket propulsion, अच्छा ठीक, रॉकेट सुना आसान, वहां पर मास कंटिन्यूअसली बेटा चेंज हो रहा होता है, ठीक है? ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, फिर वापस हाँ एक वक्त आ जाता है जब उसकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाती है, जैसे टॉप पर छुआ था, अच्छा ठीक, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इट कैन अटेन, ठीक है? उसका मास कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? कम 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 कम, वेलोसिटी संतत कंटिन्यूअसली बढ़ान, अख वक्त छुआतान यमिच तमिक मास लीस्ट जो गसान, सारे खुद कम छु गसान, तमिच तमिस वेलोसिटी क्या गसान? मैक्सिमाइज। क्लियर छा? तो इसका मतलब उस वाले केस में बेटा आपका ग्राफ जो होगा बिटवीन मोमेंटम एंड मास होगा, अच्छा ठीक? तिकाज तमिच क्या कांस्टेंट? वेलोसिटी से कांस्टेंट हुआ यार। अगेन यू कैन पुट इट एज a straight line with slope equal to velocity. समझ रहा है कि नहीं? ये कर ये वोल ग्राफ जब मास वेरिएबल होगा, मास क्या होगा? वेरिएबल होगा, तो मोमेंटम जो है वो डिपेंड करेगा मास पे ही। अदरवाइज बेटा मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है? वेलोसिटी पे। जो बॉडी तेज जा रही होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा। यानी कि अगर दो बॉडीज है उनका मास सेम, उनका मास ऐसे याद रखना। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट टू बॉडीज, ठीक, they have same momentum, उनका momentum क्या है? Constant, अच्छा ठीक? Now you know that बेटा momentum is mass into velocity, तो say for example एक का क्या आएगा momentum? mass उसका, velocity उसका, दूसरे के लिए क्या आएगा? शाबाश, m2। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है ना ये का, इसका मोमेंटम दूसरे के मोमेंटम को बराबर है, ठीक है कि नहीं? तो यू कैन से दैट बेटा m1 by m2 इट इज इक्वल टू शाबाश v2 by v1। क्लियर छा कितना? सो यू शुड रिमेंबर फॉर टू बॉडीज विद सेम मोमेंटम द रश ऑफ देयर masses is v2 by v1 और the rush of their velocities is m2 by m1। क्लियर छा? उल्टा v1 by v2 आएगा ना, तब आएगा m2 by m1। क्लियर छा? यहां से भी समझ आ रहा है मोमेंटम जब कांस्टेंट होता है, मोमेंटम जब, तो याद रखोगे बेटा मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मास इज, ठीक, क्या मतलब हुई? सभी जब मगज नहीं चलता हूं, मोमेंटम का तो बराबर मास इनटू वेलोसिटी। आपको मैं कह रहा हूं बेटा मोमेंटम किसी चीज का कांस्टेंट है, किसी चीज का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, दैट इज बंदा जो है उसका मोमेंटम क्या रहा? कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो चुनो mass into velocity constant, अगर mass into velocity जो constant दिलेगा लेकिन mass is equal to some constant divided by v, तो इसके एतबार से ये देख लो ये सही है कि नहीं? mass is inversely proportional to velocity। यानी कि जब आपका मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जब आपका मोमेंटम, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ गई आपका mass घटना चाहिए, आपका mass, that is what happens while we are propulsing a rocket। रॉकेट का मास बेटा कंटिन्यूअसली कम हो जाता है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ जाती है। क्यों? ये क्यों बढ़ जाती है वेलोसिटी? ताकि उसका मोमेंटम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। युस मोमेंटम तमिस गोड़ आव दिन, युस क्वांटिटी ऑफ मोशन तमिस गोड़स, सोई क्वांटिटी ऑफ मोशन इज तमिस एट द टॉप, अच्छा ठीक? वी डू नॉट वांट टू लूज इट, अच्छा ठीक? देयरफॉर व्हाट बेटा व्हाट वी सी दैट उसका मास कंटिन्यूअसली होता है कम,
लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर छा कि ना? अब ऐसे ही देखो, जब आप इसकी बात करते हो एक टेनिस बॉल की, जब मैंने उसको ऊपर फेंका, ठीक है, आप उसको वेलोसिटी देते हो ना कुछ, लेकिन उसका मास बहुत कम होता है, चुना। अब अर्थ और वो बॉल एक दूसरे को खींचेंगे, लमना कि ग्रेविटेशनल फोर्स चुना, अर्थ से वनान वला वापस, तो अच्छे पता सत वन ना अर्थ बॉल मे निश, अर्थ ही ना वापस और खसे। समझना मेरी बात, ये पेन जो है नीचे आ गया। सवाल ये है कि अर्थ ने इसको बोला इधर आओ, मगर ये पेन भी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये पेन अर्थ को बोल रहा है मेरे पास है, अट्रैक्शन तो है, लेकिन अर्थ नहीं चलता क्या है? पेन चलता है। अच्छा, मगर याद था गोबर आज के बाद, अर्थ पकान पेन पकान, अर्थ पकान, क्यों? यहाँ देखो, मोमेंटम छा बेटा कांस्टेंट, बे करो ना, वी हैव टू कंजर्व मोमेंटम्स। इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, वी हैव टू कंजर्व द मोमेंटम्स। ठीक छा कि ना? तो बेटा समझना मेरी बात, पेन के एतबार से मोमेंटम था मास इसका और इसकी वेलोसिटी, अर्थ का मास और इसकी वेलोसिटी। तो अब मुझे लगता है कुछ इस तरह से है, अर्थ का मास, अर्थ की वेलोसिटी, पेन का मास लेकिन पेन की वेलोसिटी। कुछ समझ आ रहा है? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना, जब बहुत ज्यादा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम, वो डिटेक्ट होती नहीं। लेकिन मास ऑफ पेन इज वेरी लेस, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको दिखता है पेन ही नीचे आ गया, लेकिन असल में दोनों चीजें चल रही होती है। क्लियर छा कि ना? या ठीक छा, एक दूसरे की तरफ चलती, लेकिन हाँ अर्थ वजन वजन क्या वन मास अर्थ का बहुत ज्यादा है, तो इफेक्टिवली उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बहुत कम, दैट इज नेग्लिजिबल, हमें समझ नहीं आता। लेकिन पक्ष होती विषय की ठीक, इसका मास कम था, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। क्लियर छा? सच दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन दोनों में क्या था? सेम। क्लियर छा? मोमेंटम इनका क्या था? कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? करियो कॉपी जल्दी। ग्राफ समझ आ गया ना? इन ग्राफन परेशान गम ग्राफ वैलिड पन्ने वक्त, यह तम विज वैलिड यमिस मास था कांस्टेंट। ये वाला ग्राफ तब वैलिड है जब आपकी वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट होगी। ठीक है कि नहीं? तो मोमेंटम बेटा एक्चुअली डिपेंड करता है मास पे भी और वेलोसिटी पे भी, बट चूंकि मास ऑफ द बॉडी जनरली कांस्टेंट होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ठीक है? दैट इज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दैट इज व्हाई आई एम प्लॉटिंग दिस ग्राफ फर्स्ट। फिर मैंने एक और बात की, अगर मोमेंटम बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, देन शाबाश, mass is inversely proportional to velocity, यानी कि for two bodies obvious, अभी दिखाता हूँ if you have got two bodies बेटा of mass m1 m2, ठीक है, and their velocities are v1 v2, if their momentum is constant, एक बॉडी है उसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है v1, दूसरी बॉडी है इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है? इफ देयर मोमेंटम इज कांस्टेंट, दैट इज इसका मोमेंटम इज इक्वल टू उसका मोमेंटम, तो ये बना m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है ना? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर दो बॉडीज m1 m2 है, सपोज m1 इज मोर देन m2, समझ रहा है? तो खुद बता, अगर m1 ज्यादा है m2 कम, m1 है ज्यादा m2 है कम, अच्छा कांस्टेंट होना चाहिए ना इसका और इसका प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है? शाबाश, इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कम, और इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो इससे भी यही समझ आता है, अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? वही तो ये वाली बात मैंने कही थी, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अर्थ और छोटे से पेन का भी मसला यही था कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? कम, लेकिन पेन का मास बहुत कम है, उसकी वेलोसिटी क्या है? सच दैट, दरअसल बात ये कि इनका मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा समझ आ गया? ठीक है ना? तो चलिए बेटा मोमेंटम हो गया। नाउ when we know what momentum is, we can go with the second law of motion. अच्छा ठीक? The second law of motion states that, चलिए सेकंड लॉ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। It is sometimes also called, हटाओ नहीं सारा, second law of motion बेटा, it is sometimes also called as the real law of motion.
क्या इस बना? Real. Does anyone know why? तो आपने पढ़ा है 9th में ये, हाँ. बताओ क्यों? Ninth is the fail. One जल्दी में. सब बोलना ही नहीं वहाँ. क्यों नहीं? हाँ मेरी किसी ने बोला ये real law है. नहीं बोला था, लेकिन बोला नहीं क्यों. मगर आपने कैसे माना ये रियल है बाकी अनरियल है? मुझे याद ही नहीं हमें कब बोला real law. अच्छा, बेवा होने के. Law याद है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या है? Constant. तो अभी आपने कहा बेटा वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोनो ना हुई. तथा तेरे व्हाट अबाउट द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड मास? शाबाश. जिसका मास ज़्यादा. उसकी वेलोसिटी, हाँ. यानी कि मास को बढ़ाते जाओ, वेलोसिटी क्या होगी? हाँ. तो ग्राफ कैसा आएगा? कैसे कैसे? अरे नीचे. ऐसे नीचे से ऊपर. मास बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी. शाबाश. ये क्यों रिलेशनशिप है? Inverse है ना? Inverse है ना? Graph is something like this. This is called as a rectangular hyperbola. क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या बोला? ठीक है कि नहीं? ये ना इधर बढ़ रहा है ग्राफ. ये स्ट्रेट लाइन है. हालांकि इससे भी समझ आ रहा था मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही. बट दिस इज स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप. मगर ये वो इक्वेशन में फिट नहीं हो रहा ना. दिस ग्राफ जो मैंने बनाया बेटा, it is of this type. Y is inversely proportional to x. So y is directly proportional to x raised to -1. इसकी डिग्री -1. जो आपने पढ़ी है स्ट्रेट लाइन सुपर y is equal to mx. x का पावर यहाँ पे 1, तब स्ट्रेट लाइन आती है. ये एक्चुअली x raised to -1. इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जब भी आपके वेरिएबल का पावर -1 होगा तो रिमेंबर दिस थिंग. कितना सा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है कि नहीं? डाल दो ग्राफ. तो मुझे कोई मोमेंटम की डायमेंशंस निकाल के दे सकता है? M1 N1 T1. हाँ सी बात है. वेलोसिटी का होता है L1 T-1, m का है m1. वन ताकन ना ये चीज. अब देखो क्वांटिटीज अब आ रही है, अब आप खुद निकाल सकते हो ये सब चीजें. ठीक है? ओके बेटा, नाउ आई मूव टुवर्ड्स द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अच्छा ठीक. Now the second law of motion is a very important law. And it is sometimes also called, it is the only real law of motion. Shati? The reason for that being better, the first law and the third law and the Third law. you can derive them from the second law. The first law and the third law, you can derive them from second law. ठीक है? Second law of motion वनान क्या है? Second law of motion वनान. The rate of change of linear momentum of a body. The rate of change of Linear momentum of the body. is equal to the external force applied. That is, whenever you are applying a force, तो हमने कहा बेटा एक्चुअली जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, उस बॉडी के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है. उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को आपने मोमेंटम कहा. तो जब भी आप फोर्स अप्लाई करना चाहोगे इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है ना, इसका मोमेंटम हो जाएगा ना कंटिन्यूअसली चेंज. गच्छा कितना या गच्छा कितना. दबांशी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. आपका फोर्स कैसा था? उस फोर्स के पास कितनी क्षमता थी इसके मोमेंटम को कंटिन्यूअसली चेंज करने की. एंड रिमेंबर वन मोर पॉइंट, दैट दिस चेंज टेक्स प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. जहां से आप फोर्स दोगे, फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अ बॉडी of mass m moving with velocity v. ठीक है? Now बेटा फॉर एग्जांपल आपने इसको ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो इस फोर्स ने क्या क्षमता की इस वक्त? शाबाश. इसकी वेलोसिटी बढ़ाने की, बिकॉज फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी. हमने पढ़ी है ये चीजें. फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज. क्लियर? अच्छा करना ना. तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, ऑब्वियस ही बात है, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा ना. बढ़ने का मतलब चेंज है ना. तो चेंज को आप कैसे बोलते हो? शाबाश. चेंज इज
the momentum is changing place, the momentum is changing with time. छाकिन ना? So therefore what you say? You say rate of change of momentum. Rate of change of Momentum. So Newton's second law shows the rate of change of momentum of a body. Yes, momentum is changing. Why? With time. छाकिन ना? Force with the velocity कैसी continuously increase, so it is time dependent. तो continuously velocity बढ़ रहा है, momentum बढ़ रहा है, मतलब momentum change हो रहा है. तू देखना चाहता है तो उस instant पे क्या change थी, ठीक है कि नहीं? उस instant वाली change को बेटा इसको बोलते हैं force. क्या सुना? यानी कि the change in the rate of change of linear momentum, it is equal to the force applied. And this change, जो change की direction है, वही होगी जहां से आपके फोर्स की डायरेक्शन है. क्लियर छा कितना? समझ रहे हो कि नहीं? नाउ बेटा यू ऑलरेडी नो मोमेंटम किसके बराबर है? पाई छवा कितना? शाबाश. मोमेंटम किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, व्हिच इंप्लाइज बेटा फोर्स की अगर मैं बात कर दूं तो फोर्स किसके बराबर आएगा? इट इज d बाय dt ऑफ मोमेंटम के बदले मैं mv लिखूं तो आपने डिफरेंशिएशन शायद पढ़ा है यूवी रूल से, तो आपको पता है बेटा. या अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल इफ मैं एक कंसेप्ट लगा रहा हूं, मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, मास इज Constant. तो बताओ फिर क्या कंसेप्ट अपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का? शाबाश. विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम निकलेगा ना बाहर, डी बाई डी टी ऑफ वी. छाकिन ना? तलाकुबुल तेलवान में एफ इज इक्वल टू शाबाश, एम तो ऐसे ही है. व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ वी? आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में. शाबाश. इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं ना. तो देख आज क्या तुमने देखा, F is equal to ma, it is actually the second law of motion. That to a particular case when mass is constant. समझ तरह या क्लियर छा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी फोर्स अप्लाइड की होगी. याद है सर्कुलर मोशन? फोर्स वाज टुवर्ड द सेंटर. आपने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात की. सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी थी. अच्छा, प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा एक्सेलरेशन नीचे है अलोंग द ग्रेविटी, तो फोर्स भी एक नीचे की तरफ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. छा कितना? सो फोर्स हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन. क्लियर छा? एक्सेलरेशन तभी होगी बॉडी में बेटा जब आपका वेलोसिटी चेंज होगा. अच्छा कितना? तला गोबर तेलवान में आकर अगर बेटा किसी चीज में वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है? तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मुझे बता डी बाई डी टी ऑफ वी क्या आएगा? 0. तो इसका मतलब उस पे फोर्स अप्लाई क्या हो रहा है? या उसकी ये कहा कह सकते हैं क्या जितने भी फोर्स उस पे काम कर रहे हैं उनका नेट इफेक्ट 0 है. इसीलिए वो बॉडी चलेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. वेलोसिटी चेंज करने के लिए इट इज नेसेसरी कि फोर्स हो. समझ रहे हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने जितनी बार भी एक्सेलरेशन की बात की उतनी बार हमें फोर्स का कांसेप्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स के पास ही क्षमता है वेलोसिटी चेंज करने की. हाँ, अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट रह रहा है, डिफरेंशिएशन उसकी 0 आ जाएगी, और डिफरेंशिएशन 0 होने का मतलब फोर्स उस पे 0 आएगा. इसका मतलब ये नहीं कि उस पे फोर्स 0 है, इसका मतलब जितने भी फोर्सेस है उनका नेट रिजल्टेंट 0 है. फोर्स तो काम कर रहे होंगे लेकिन उनका इफेक्ट इस तरह से कि उनका रिजल्टेंट क्या होगा. तब हम बोल सकते हैं बॉडी इज छो इक्विलिब्रियमस में क्या छो सच दैट द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नल वेक्टर. क्लियर छा? करियो कॉपी पढ़ लिखिए इनका. According to second law of motion, the rate of change of momentum of the body is proportional. The rate of change of momentum of the body is proportional to the external force applied. To the external force applied, and this change takes place. And this change takes place along the direction of the applied force. Along the direction of the applied force. Clear sha? That is ये लिख सकते हो ना, F is directly proportional to rate of change of momentum. लिख सकते हो. तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट में चेंज करने, इक्वालिटी में चेंज करने के लिए k लगाना पड़ेगा ना. और याद रखो कि k यहाँ पे क्या है? 1 है. तो इफेक्टिवली आपकी वो एक्सप्रेशन आ गई. लिख दो जल्दी.
ठीक है, ये ठीक है हजरत। तो चलो देखो यहां से, now when we talk about this equation f is equal to ma, अच्छा ठीक। now बेटा you know मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारे से, f is equal to ma है, ठीक। मास के यूनिट्स क्या है, शाबाश, kg, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा ठीक। now this, जब आपका मास बेटा 1 kg होगा और जब आपकी एक्सेलरेशन बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो बेटा जो आपके फोर्स का वैल्यू आएगा सो ना 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। now this beta, this 1 kg per meter per second square beta, it is called as Newton, क्या सुना? so the force has a unit of Newton, क्या छो? Newton, ये इसका यूनिट, मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या है, F is equal to ma, है कि नहीं? मगर ये कार चाहिए, ये एक्सप्रेशन वैलिड, समझ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से देख, फर्स्ट लॉ कल किया था ना, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स छु सु चीज युस इनर्शिया चेंज करने खतर इंपॉर्टेंट छु, ठीक है? आज क्या छु बना सेकंड लॉ, फोर्स की मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं कि नहीं, और इसके यूनिट्स, समझ रहा है? सो सेकंड लॉ बेटा, इससे हमें ये समझ आता है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, फोर्स का यूनिट क्या होगा। सो आज के बाद याद रखिएगा, फोर्स ma लेकिन यूनिट्स न्यूटन, क्लियर छा? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं? हाँ, न्यूटन के साथ साथ एक और यूनिट है सीजीएस सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, पढ़ा है ना, डाइन चुना पुर डाइन, 1 न्यूटन इज 10 raised पर 5 टाइम्स, पढ़ा था शायद, फिर कॉपी फिर डायमेंशंस आएंगे फोर्स के निकाल, हर्टमिडोस ने 4f इज इक्वल टू ma, हर्टमिडोस ने किया माउस, दरअसल हमने आज डिराइव किया f इज इक्वल टू ma, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? ओके, तो यूनिट्स डायमेंशंस बताओ फोर्स के क्या है? m1, हाँ, एक्सेलरेशन तो पता है आपको, L1 t - 2, तो आएगा m1 L1 t, यूनिट्स वगैरह ये सब हमने डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा, ये सब है ना? अच्छा, नाउ बेटा वी कैन गो विद अनदर कांसेप्ट इन दिस एक्सप्रेशन। इट इज ट्रू दैट मोमेंटम इज mv, छा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी बेटा कि बॉडी का मास कांस्टेंट, हाँ, डे टू डे लाइफ में मास इज कांस्टेंट, ठीक, बट देयर आर केसेस, देयर आर n नंबर ऑफ केसेस जहां पर हम ये देखेंगे बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट, बॉडी की वेलोसिटी मगर उसका मास कांस्टेंट नहीं, समझ रहे? ठीक है कि नहीं? तो उन वाली सिचुएशंस में क्या हम फोर्स की एक्सप्रेशन लिखेंगे वो देख लो अच्छे से समझ लें। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ and mass is not constant, I mean that's the mass constant, ठीक छा, mass variable होगा, mass क्या ऐसी ठीक छा, तेवीस क्या शुगर सा, आपने देखा है ये आपके पास पाइप होती है, वहां से पानी निकलता है, उस पानी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्या होती है? पानी की वेलोसिटी कांस्टेंट, हाँ, पानी की वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन जो पानी बाहर आ रहा होता है, आपने देखा होता है पहले कम आता है फिर ज्यादा आता है, तो नंबर ऑफ kgs पर सेकंड चेंज हो रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि मास क्या तमीज वेरिएबल, क्लियर छा? अगर तमीज बने तला को फोर्स का, ठीक छा? से कसक फोर्स इज बेसिक डेफिनेशन पर, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of the body, it is defined as the rate of change of momentum of the body, हाँ, then this is the particular case, otherwise we are here, this is actually the real case, छा कि ना? अब इस वाले केस को अगर बेटा इसके साथ जोड़ दें तो बता क्या आएगा, हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ना मास, तेरे बना f इज इक्वल टू वेलोसिटी बाहर आएगा ना, तो मींस ये dm/dt,
समझ रहा है? जरा बता फोर्स के तब यूनिट्स क्या आएंगे? वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मास का क्या होता है? केजी पर सेकंड। अच्छा तो आ गया, देखो क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट फिर भी न्यूटन है ना, यानी कि फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन है। फोर्स को जब भी मेजर करोगे यू विल मेजर इट इन न्यूटन्स, मगर मैग्नीट्यूड चेक करना फोर्स का दो तरीकों से। अगर आपका मास कांस्टेंट है तो फोर्स हमेशा किसके बराबर आएगा? m इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma, ठीक है। लेकिन अगर तेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आज के बाद बेटा याद रखेगा फोर्स दरअसल बराबर वेलोसिटी इनटू dm by dt, the rate of change of mass. So I see this question as well. तब नहीं, अब jet is injecting fuel, a jet is injecting water at the rate of 1 kg per second. समझ ना? 1 kg per second, यानी कि he is giving you this at a velocity of 5 meter per second. Calculate the force. आएगा force समझ रहा है कि नहीं? क्या ठीक छा कि ना? फोर्स की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी F is equal to ma, जो पर्टिकुलर केस क्या छो? जनरल क्या छो? F is equal to d by dt of mv या d by dt of p, समझ रहा है कि नहीं? हाँ, मोमेंटम। अब ये दो केसेस हो गए, एक जगह मास कांस्टेंट है, एक जगह वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कोई कांस्टेंट ही ना हो, ना वेलोसिटी कांस्टेंट है ना मास कांस्टेंट। दैट इज व्हाट हैपेंड इन रॉकेट प्रोपल्शन। पहले से ही वो चीज टुवर्ड्स द एंड चुका पर्टिकुलर केस, लेकिन जब जा रहा होता है रॉकेट तमिस अलग केस छा ठीक, तमिस ना रोजान मास कांस्टेंट ना रोजान वेलोसिटी। सर मास कैसे रोजान कांस्टेंट? गोबुर युस हम तील ओस तत ना गोड फुल वजन, आहिस्ता आहिस्ता इसका गैसोलीन जल रहा होता है तो इफेक्टिवली इसका मास क्या हो जाएगा? कम। समझ रहा है कि नहीं? मास रूप में कांस्टेंट क्या, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही, बढ़ रही होती है। एक वक्त आ जाता है कि इसका पूरा रेजिडुअल फ्यूल खत्म हो जाता है और इसकी वेलोसिटी रेजिडुअल वेलोसिटी आ जाती है। सो दिस वेलोसिटी जिसके बाद अभी इंक्रीज वेलोसिटी नहीं करेगा, तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तब वेलोसिटी, तब ये वाली एक्सप्रेशन आएगी, वो आएगी टुवर्ड्स द एंड। मगर जब जा रहा होता है तमिस ना दोनों चीज चेंज गसान, तमिस क्या होते फॉर रॉकेट प्रोपल्शन या फॉर दोस केसेस जहां पर मास और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? हमेशा वेरिएबल। तो लगे यूवी रूल, शाबाश। यूवी रूल क्या बना थे? फोर्स की डेफिनेशन क्या? F is equal to d by dt of mv, छा कि ना? और उस वक्त बेटा m वेरिएबल है, d by dt of v प्लस v भी वेरिएबल है, d by dt of ए तीसरा यूवी रूल, u को बाहर रखो, v की डिफरेंशिएशन, v को बाहर रखो, u की डिफरेंशिएशन। तब बेटा फोर्स जो है आप इस एक्सप्रेशन से इस्तेमाल करोगे, निकालोगे और आप ये भी याद रखोगे ये एक्सप्रेशन से करेक्ट। ये न्यूटन, अभी तो बोला न्यूटन को न्यूटन ही ऐड होगा ना, तब आंसर न्यूटन में ही आएगा। सो दिस इज डायमेंशनल करेक्ट एक्सप्रेशन। क्लियर था? समझ गए कि नहीं? कर लो कॉपी जल्दी जल्दी ये सब चीज। हाँ, यस, यू कैन अगेन चेंज इट। F is equal to ma plus v dm by dt। समझ रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं, ठीक था। समझ रहे हो कि नहीं? ओके। अब बेटा वी कैन गो फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। We can go for different situation. Number first, we can have a case beta जहां पर velocity of a body is constant. Velocity of the body is constant. So we could discuss once velocity जब constant होगी तब
तब अगर आप सुनना मेरी बात समझना अच्छे से, वी डिफाइन फोर्स एज, शाबाश, d/dt ऑफ mv। अच्छा ठीक है ना। अगर मैं ऑब्वियस सी बात है, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन मास तो कांस्टेंट होता ही है। फॉर एग्जांपल गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी चल रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, समझो तरह, तो इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया ना। तो मुझे बता F क्या आएगा, d/dt ऑफ, शाबाश, m तो बाहर आएगा ना, v, बट d/dt ऑफ v इज 0 और दिस इज a, यानी कि जब वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट है तब दरअसल उसकी एक्सेलरेशन 0 है ना। जब एक्सेलरेशन 0 है, F इज इक्वल टू ma तो पढ़ा है तब। हाँ बता फिर फोर्स कितना होगा बॉडी पे। इसका मतलब क्या है, बॉडी पे फोर्स 0 नहीं ना, बॉडी पे जितने भी फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट 0। So in order to change the velocity of the body, in order to bring the changes in the velocity, you need to have force. And if the velocity remains constant, then force or the summation of all the forces acting on the body will be 0. ठीक है, वो आप चीज को क्लियर, मास वेलोसिटी जब बॉडी की कांस्टेंट होगी तब क्या थे, ठीक है। मोहन तो सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब हम इस वाली चीज से नहीं करेंगे, लेकिन बेटा मास तो ना कांस्टेंट, मास कांस्टेंट तो ये वाली टर्म तो खुद 0 हो जाएगी ना। एक्चुअली एक्सप्रेशन फोर्स की ये है ना, अच्छा कि ना, मगर बनिम तिम केस यम डे टू डे लाइफ में वुचान, ठीक, ये को रॉकेट प्रोपोर्शन, ये हम हर दिन नहीं देखते, मत देखते। तो ये वाली केसेस तब डिस्कस किए जाएंगे जब हमें बोला जाएगा मास इज चेंजिंग, अदरवाइज वी हैव टू अज्यूम मास क्या छु कांस्टेंट। शाबाश, तो हमें समझ आ गया, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, उस पे फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी nullity, ठीक है। Now we can have a case that body is momentarily at rest, that is its velocity is 0 हो सकता है। What about the force on the body, शाबाश, अगर velocity of the body is 0, if the velocity of the body is 0, can there be a case बेटा we can have force का बराबर, शाबाश, mass into acceleration। अब एक्सेलरेशन ऑब्वियस ही बात है, दैट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी, इज इट। तो मुझे बता दो, अगर वेलोसिटी, अगर बॉडी चल रही है और मोमेंटरली एट रेस्ट हो गई, मोमेंटरली एट, व्हाट अबाउट द फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स का बराबर d/dt ऑफ mv, शाबाश, चला बनी 0 होगा। एनीवन एल्स, पढ़ा है मैंने आप, डू यू रिमेंबर मोशन अंडर ग्रेविटी, पढ़ा है ना, अच्छे से देखना। When it was about to reach the top, what was the velocity at the top? But इस पे फोर्स तब भी था कि नहीं, कितना था, F is equal to mg। इसमें एक्सेलरेशन थी and that was given by the acceleration due to gravity, ऐसा कितना। So it is not necessary, even if the body is at rest, ठीक, it is not necessary its force will be 0. We can still have force, motion under gravity, बॉल को फेंका ऊपर, velocity at the top becomes 0, but at the same time there is a change in the velocity, उसी पॉइंट पर velocity की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाती है, छाका सांग कितना, and velocity begins to increase in the downward direction, छा कितना, या हम ये कह सकते हैं उससे पहले velocity थी कुछ 10 मीटर पर सेकंड और वो उस सेकंड में खत्म हो गई, तो एक्सेलरेशन थी ना, एक्सेलरेशन थी कितनी, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सा कितना, देयरफॉर बेटा था फोर्स भी था बॉडी पे, कितना था, m into g, क्लियर था। So it is not necessary, even if the velocity of the body is 0 or the body is at rest, it is not necessary कि force उस पे 0, we can still have force, example, ठीक है, ओके। दुनिया में बहुत सारे फोर्सेस है कि नहीं। Now, if we consider all the forces, beta, and we consider the distance between the entities जिनके दरमियान ये force है, for example, we talk about 3 forces. कितने forces? We talk about 3 important forces: the nuclear force, the electromagnetic force, and of course the gravitational force. अच्छा ठीक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अगर हम बेटा न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, न्यूक्लियर फोर्स पता है किन के दरमियान, शाबाश, किन के दरमियान, न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज द फोर्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रोटॉन एंड द प्रोटॉन,
the proton and the neutron. Remember this thing. Remember this thing. न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है बेटा जो चार्ज इंडिपेंडेंट है, जो चार्ज जितना प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स है ना, हालांकि तिम सेम नेचर, तिम करन पान रिपल्शन करना, मगर याद था आज की पेट प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स दैट्स वना न्यूक्लियर फोर्स, क्या वना, एंड न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू बिटवीन फॉर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज सेम एज दैट फॉर बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन. किस पे डिपेंड करता है? स्पिन पे. क्लॉकवाइज है स्पिन की एंटी क्लॉकवाइज. आपने शायद केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स को बिठाया था उन ऑर्बिटल्स में, एक क्लॉकवाइज बिठाते थे, एक को एंटी क्लॉकवाइज. इसमें पहना वो स्पिन पे डिपेंड करता है. न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट, समझ गए. अब फॉर एग्जांपल मैंने दो प्रोटॉन्स की बात की, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, एंड इट ऑपरेट्स विद इन द न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस का साइज बेटा इट इज करीब करीब 1 फर्मी. कितना होता है? 1 फर्मी बेटा 10⁻⁻15 मीटर्स. कितना? अब अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं, से दो प्रोटॉन्स को लाया, उनके बीच का फोर्स देखा, लेकिन डिस्टेंस कितनी रखी, क्योंकि इससे बाहर तो है ही नहीं ना, तो वहीं पर मैं देख रहा हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को लाया, उनको भी इतना नजदीक रखा, समझ रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने एक बॉडी ऑफ मास m1 दूसरी बॉडी ऑफ मास m2, उनको भी लाया, लेकिन कितनी दूरी पर रखा, सेम दूरी रख दी, और देखा फोर्स उछा वो कमन में शायद ज्यादा, ठीक है. सो यू बी astonished to see the nuclear force is the strongest force of all. Then we have the electrostatic force and then the gravitational force. सबसे कमजोर फोर्स दुनिया में जो है among these major forces, it is the gravitational force. Otherwise अमेरिका में एंजेलिना जॉली बैठी थी, तिमसुस वाजन के मितोस के वाजन, वी अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मगर वो इतना कमजोर, ना वो मुझे देखती है ना मैं उसको देखता हूँ, ठीक है. वी कैन नॉट अट्रैक्ट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स. बट डू यू नो, इतना वीक होने के बावजूद भी हम हर दिन ग्रेविटी 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 कर रहे होते हैं. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात नहीं करते, माश करा. न्यूक्लियर की तो ज्यादा तर हम बात नहीं करते, वाई, बिकॉज ये हमें ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत लंबा फोर्स, अर्थ सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है. कैन यू टेल मी व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बट वी टॉक अबाउट ग्रेविटी? हालांकि ग्रेविटी फोर्स यूं तक कमजोर, शाबाश, क्योंकि हम अर्थ पे जो ये फोर्सेस होती है, दो पार्टिकल्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, हाँ हाँ, क्यों चार्जेस नहीं होते? The reason बेटा we talk about only the gravitational force. Majority of the time gravity की बात करते, electrostatic की बात नहीं करते, because electrostatic force is a force which exists between charged particles. दुनिया में हर कोई चीज matter neutral है, अच्छा? That is why we don't talk about electrostatic force. We talk about the gravitational force. अब चुना अपना charge dependent, ये मास पे डिपेंड करता है, और हर किसी के पास मास है, समझ रहे? So that is the reason. अब अगर हम कंपेयर करें तो याद रखना, जो ये न्यूक्लियर फोर्स है और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इनका रेशियो ले तो न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻43 टाइम्स स्ट्रॉन्ग देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. मगर मस्त वशु न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स. इंशाल्लाह आगे चल के थोड़ा सा पोटेंशियल जब देखोगे ग्राफ कुछ इस तरह से देखोगे, ठीक है, पहले घटता है फिर वापस बढ़ता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट है. मगर वुड यू बिलीव न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव तो आसान नेचर में, सो रिपल्सिव तो नेचर. जब ज्यादा नजदीक आएंगे ना तो रिपल्सिव बन जाता है, ठीक, जब ज्यादा दूर जाते हैं तो अट्रैक्टिव बन जाता है. तो इट मेंटेन्स दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, इट मेंटेन्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. अच्छा, ठीक, इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, अभी वहां नहीं जाना. शायद आपको इंशाल्लाह आप एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज द युकावा's थ्योरी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस. जापान का एक साइंटिस्ट है युकावा, ठीक है, उसने पाई मेसॉन थ्योरी दे दी. तुम तो फिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्शन दिखाते हैं, ये अट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है? तो इसने बोला दो कुत्ते हैं, दो, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, दो कुत्ते हैं, ऑब्वियसली अगर एक ही हड्डी होगी ये लड़ेंगे ना उसके लिए, मगर ये हूं यिथ पट जे एक इसको इस हड्डी को यहां से पकड़ के है, दूसरा इसी हड्डी को यहां से पकड़ते हैं. अब ये लड़ाई मत कर सकते, इफेक्टिवली ये इकट्ठे रहे ना कुत्ते तो, अदरवाइज ये हड्डी पहले नीचे थी, मुंह करना लड़ाई पाना, मगर इसी में ये था ये मिसनिस ते असस मंस ते ये मिसनिस ते असस मंस ममा हैकन यू लड़ाई सो ये पंकी बड़ सो लड़ाई. तो इथे कुछ प्रोटॉन ते प्रोटॉन न्यूक्लियस में बरित बाय पार्टिकल, ये कॉमन पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज द पाई मेसॉन.
क्या छुस नाम? Those are the mesons, which are of 3 types: pi positive, pi negative, pi neutral. इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, ठीक है? चलिए, गोवा ये क्लियर हुआ? वो समझ आ गया? तो ये हो गया the forces which exist in the nature. अच्छा ठीक? इधर पर अगर तुम वुचो गोबर, there are forces which are called as central forces. क्या छे? Example बता सकता है central force की? कसम छुई. ये यूनिफॉर्म सर्कल Central force. Circular motion में एक force होता है, that's one centripetal force. अच्छा? And that is always between the center and the body, उसका center, along the line joining the two. For example, the gravitational force. Centripetal force much true force. It comes from gravitation, it comes from tension, it comes from other things. Shati? Centripetal force is not a true force. Shati? It comes into play with the help of friction sometimes, with the help of ropes sometimes, with the help of gravitation sometimes. Shati? So we'll talk about gravitation. अगर sun की बात करें, ठीक है? Planets इसके इर्द गिर्द घूमते हैं ना? तो planet और sun एक दूसरे को attract करते हैं by gravitational force, and that gravitational force acts along this line, either away or towards, but central छू. उनके छू gravitational force attractive in nature, अच्छा? But you should have दिमाग में, it acts along the line joining the centers of the bodies. ऐसे force को central force कहते हैं. क्या कहते हैं? The best example is the gravitational force. अच्छा ठीक? Electrostatic force. We have got a positive charge, we have got a negative charge. आपस में क्या करेंगे? Attraction. And that force, line of force resides. That will be along the line joining the centers of the two charges. Clear अच्छा? समझ हुआ तारा? इन forces को क्या बोलते हैं? Central forces. अच्छा ठीक? Inshallah कल हम continue. We'll discuss some other types of forces as well. We have got conservative forces. We have got non-conservative forces. अब आपको वो सब चीज़ें सीखनी है. टेंशन की बात करेंगे, ठीक है? Restoring forces की बात करेंगे. There are forces which are dependent on the velocity of the body. They are called as the viscous forces. ऐसे कुछ मतलब गैस को तो प्रॉब्लम से कैसा या हनी उसमें बहुत फोर्स देना पड़ता है लेयर्स को अलग करने के लिए, ठीक है? या उनको चलाने फ्लो कराने के लिए बहुत फोर्स अप्लाई होना चाहिए. अच्छा हेवर छू खाला चाम जो सुन वासन because there is a force which depends on the velocity, which depends on the coefficient of viscosity. That's called as the viscous force. That is 6 by NEET तो इंशाल्लाह आगे चल के वो भी देखेंगे. बट करो इस फोर्स डिस्कस तिकेज पत परो इक्विलिब्रियम इन फोर्स लैमीज फॉर्म छ परमस याद छु सो छन पान जरूरत आई कैन अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.